देश के जनजातीय समाज में बहुत ऊर्जा पैदा करने का काम करेगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आगामी 25 वर्षों के लिए संकल्पों को आकार दिया जा रहा है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलकर मजबूत तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का कार्य बहुत तेज गति से कर रही है। देश बदल रहा है, लोगों का जीवन स्तर भी बदल रहा है। कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के सामर्थ्य का प्रमाण कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में नजर आता है। एक साल से कम समय में 150 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने का रिकॉर्ड जो किया गया, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन देने वाला अग्रणी देश भारत बन चुका है। आज देश में 90% से अधिक वयस्क नागरिकों को टीके की एक डोज जबकि 70% से अधिक दोनों डोज ले चुके हैं। देश की आत्मनिर्भरता का इससे बड़ा और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। देश में अब तक 8 वैक्सीन की स्वीकृति मिल गई। WHO ने 3 वैक्सीन को मंजूरी भी दे दी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी की जो दूरदर्शिता थी, उनके प्रति पूरा देश कृतज्ञ है। गरीबों को गंभीर बीमारी का इलाज बड़े अस्पतालों में हो जाए, इसके लिए आयुष्मान योजना 64,000 करोड़ की लागत से शुरू किया गया। अब तक देश में 17.56 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बन गए। मध्य प्रदेश में 2.6 करोड़। जिस लोकसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, सतना से, वहां पर 6,99,726 आयुष्मान के कार्ड बन चुके हैं। देश में 80,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए। 8,000 जन औषधि केंद्रों से सस्ते दाम पर दवाइयां लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। आजादी के बाद देश में 2 नारे बहुत प्रचलित हुए। रोटी कपड़ा मकान देने का, दूसरा नारा था गांव में सड़क बिजली पानी देने का, और तीसरा गरीबी मिटाने का। किंतु इन नारों के चलते कांग्रेस ने तो लंबे समय तक राज किया। आज कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी भाषण कर रहे थे और वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार राजा और सम्राट की सरकार है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये राजा और सम्राट की सरकार नहीं है, ये सचमुच देश के एक सच्चे सेवक की सरकार है। समुद्र के किनारे जब कचरा होता है तो उसको कौन उठाता है? ये कोई दूसरा ने नहीं उठाया। जो कुंभ मेला हुआ, कुंभ में जो सफाई मजदूर थे, जिनको यूनेस्को ने उस कुंभ मेले की सराहना किया, उसमें जो सफाई मजदूर थे उनके पांव कौन ने धोया? कोरोना में सफाई मजदूरों के ऊपर पुष्प वर्षा किसने किया? काशी विश्वनाथ मंदिर में कारीगरों और मजदूरों के साथ बैठ करके भोजन किसने किया? दिव्यांगों को उपकरण किसने दिया? सुदूर में जो समाज सेवा के काम में लगे हैं, अभी सौगत दादा नहीं है, उन्हीं के पश्चिम बंगाल में एक एम्बुलेंस बाबा को पद्मश्री अवार्ड मिला। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक काम किया है। घर घर शौचालय किसने बनाया? गरीबों को बैंक में खाता किसने खुलवाया? किसानों को सम्मान निधि किसने दिया? गरीबों का पक्का घर किसने बनाया? घर घर में रसोई गैस किसने पहुंचाई? घर घर में पीने का पानी कौन पहुंचाने का काम कर रहा है? राहुल जी, ये नारे तो सब आपके थे ना, गरीबी मिटाने के, रोटी कपड़ा मकान देने के, आपकी पार्टी के, आपके पुराने नाना जी की, आपकी दादी जी की, आपके पिताश्री जी की, ये उनके नारे थे। लेकिन किसने पूरा किया? आपने तो किया नहीं। एक भी घर इस देश में किसी गरीब का अगर कोई पक्का बना हो तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं। लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब उन्होंने देश के गरीबों के पक्के घर बनाना शुरू किया। आज की तारीख में 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों के पक्के घर बन गए। आज मैं बताना चाहता हूं कि जो गांव में सड़क की बात हुई थी, ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री तब बने, जब उन्होंने ग्रामीण सड़क बने। 6.5 लाख गांव है देश में, आज 36,500 किलोमीटर की सड़कें बनी है। ये अटल जी की सोच थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज। ये विश्व का सबसे बड़ा अन्न वितरण का कार्यक्रम है जो हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया। इसमें 2,60,000 करोड़ रुपए का खर्च सरकार उठा रही है। रोटी देने का काम अगर किसी ने पूरा किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। पीएम स्वनिधि योजना में 28 लाख गृहिणी पट्टी वालों को 2900 करोड़ से ज्यादा की धनराशि जारी की गई। श्रम पोर्टल भी शुरू किया गया।
23 करोड़ से अधिक श्रमिक जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों को रेहड़ी पटरी वालों के साथ अब जोड़ा जा रहा है। ये ऐतिहासिक कदम है जो असंभव था। जनधन खातों में 44 करोड़ से अधिक गरीबों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ा गया। कोरोना काल में सीधे इनके खातों में पैसे डाले गए। अगर वो जनधन खाते नहीं होते तो आज उन गरीबों को, उस समय पर जब सड़क में कोई नहीं था, उन गरीबों को पैसा कैसे पहुंचता, कैसे वो उससे राशन ले पाते, कैसे अपनी जीविका जी पाते। यूपीआई प्लेटफॉर्म के तहत 8 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ। ये ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसे मैंने कहा कि 3 करोड़ से अधिक घर बनाए गए, 1.5 लाख करोड़ रुपए इसमें सरकार ने खर्च किया। अभी कल के बजट में भी 80 लाख नए मकान बनाने के लिए उसमें 48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश में अब तक 37 लाख और सतना में 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। गरीबों के घर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन योजना में अब तक 6 करोड़ घरों को पेयजल दिया जा रहा है। पानी देने का भी काम अगर पूरा किसी ने किया तो मोदी जी ने किया। स्वामित्व योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनकी संपत्ति के दस्तावेज देने के लिए शुरू की गई, अब तक 27,000 गांवों में 40 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कोई। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस गहराई पे जाकर के उन गरीबों को उनकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व कार्ड देने का काम शुरू किया। किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना में अब तक 64 लाख हेक्टेयर में सिंचाई बढ़ाई गई। ये जो ऐतिहासिक 1 लाख करोड़ की लागत से कृषि अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश हो रहा है। खाद्य तेल पर निर्भरता के लिए 11,000 करोड़ की लागत से नेशनल मिशन बनाया गया है। किसान सम्मान निधि से 11 करोड़ किसानों को, जो 1.80 लाख हजार करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ। एक बार यूपीए की सरकार में कुछ किसानों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन वो भी कितना था, 65,000 करोड़ रुपए, उसमें भी 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। मध्य प्रदेश में अब तक 83 लाख 45,152 किसानों को सम्मान निधि मिल चुकी। मेरे सतना जिले में 2,36,488 किसानों को सम्मान निधि मिल चुकी है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना के माध्यम से भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4,000 रुपए डाल करके 2,19,053 किसानों को सहायता पहुंचाने का काम किया। ये सचमुच जो काम हुआ, किसानों को आज तक कभी कोई सम्मान मिला ही नहीं, एक नए पैसे का। लेकिन ये किसान सम्मान निधि देकर के प्रधानमंत्री जी ने किसानों का सम्मान बढ़ा दिया। एफपीओ किसान उत्पादक समितियां गठित हो रही। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में कई समितियां बनाई। एक जिला एक उत्पाद के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 1900 से अधिक किसानों को रेल में 150 मार्गों में उनको सुविधाएं दी गई। अब तक में 6 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा। एमएसपी किसानों की उत्पादकता अनाज को रबी में 433 लाख एमटी गेहूं तथा खरीफ की 900 लाख एमटी धान की खरीदी के लिए अभी कल के बजट में ही प्रावधान हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और अपनी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कृषि निर्यात 25% से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है। निर्यात लगभग 3 लाख करोड़ पहुंच गया है। नदी जोड़ो अभियान के तहत उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की केन बेतवा लिंक्स को यूपीए के सरकार में से विचाराधीन थी, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई थी। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को, जो बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश को जोड़ करके लगभग 40,000 करोड़ की स्कीम है, उसको स्वीकृति देने का काम किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में महिलाओं की भूमिका के तहत वर्ष 2021-22 में 28 लाख सहायता समूहों को बैंकों से जोड़कर 65,000 करोड़ की मदद दिलाई गई, जो ऐतिहासिक कदम। मुद्रा बैंक योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शादी की उम्र 21 वर्ष बेटियों की और 3 तलाक को गैर कानूनी करार देना, सैनिक स्कूलों में बेटियों का प्रवेश, पुलिस बलों में महिलाओं की भर्ती, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे कैसा सशक्तिकरण, ये सशक्तिकरण है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2014 में मात्र 90,000 किलोमीटर थे देश में, आज 1.40 लाख किलोमीटर अधिक हो गए। भारतमाला परियोजना में 6 लाख करोड़ की लागत से 20,000 किलोमीटर के अधिक से राजमार्ग बनाए जा रहे हैं। मैं 23 ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाई जा रही, उनमें से एक मेरे लोकसभा क्षेत्र में के अंतर्गत मैहर से सतना, चित्रकूट और अयोध्या से जुड़ने वाली सड़क का निर्माण हो रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम भी लगभग पूरा होने की स्थिति में आ गया। दिव्यांग जन जो सबसे उपेक्षित थे समाज के,
दिव्यांग शब्द का नाम दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और एक बड़ी योजना उन्होंने शुरू किया और समाज कल्याण विभाग की तरफ से 25 लाख से अधिक दिव्यांगों को सहायता उपकरण दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 28,908 लोगों को, मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में सतना में 2,798 लोगों को, जिसमें से 889 तो मोटराइज ट्राइसिकल है और अभी मैं 350 मोटराइज ट्राइसिकल और देने वाला हूं। वर्ष 2016 से 56 अलग अलग सेक्टरों में 60,000 नए स्टार्टअप बने हैं, जिनमें 6 लाख से अधिक रोजगार सृजित हुए। वर्ष 2021 में कोरोना काल में भारत में 40 से अधिक यूनिट स्टार्ट अब अस्तित्व में आ गए, जिनका 7,400 करोड़ से अधिक का मूल्य आंका गया है। एमएसएमई को संकट से बचाने के लिए 3 लाख करोड़ के बिना गारंटी के ऋण दिए गए। इसमें से 13 लाख यूनिटों को लाभ तथा 1.5 करोड़ रोजगार भी सुरक्षित किए गए। अब इसकी सीमा बढ़ा करके 4.5 करोड़ कर दी गई। राहुल जी कह रहे थे कि रोजगार नहीं है देश में, ये रोजगार सृजित हुए। एमएसएमई को इतना बड़ा अवसर मिला है कोविड के समय पर, असंभव था, और मैं तो खुद इसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। आज देश बदल रहा है, लोगों का जीवन स्तर सचमुच बदल रहा है। 2014 तक गांव में किसी भी गरीब का कोई भी पक्का मकान नहीं बना था। एक इंदिरा आवास योजना चली थी, लेकिन देश के किसी गांव में किसी का घर पूरा नहीं हुआ था। आज भी कच्चे हैं, अधूरे पड़े हुए हैं। आज जिसमें बिजली भी जा रही, आज वो घर में जो पक्के घर बने उनमें बिजली भी जा रही है, पीने का पानी भी जा रहा है, नल का कनेक्शन हो रहा है, खाना पकाने की रसोई गैस जा रही है, दोनों वक्त का चूल्हा जले इसलिए मुफ्त में अनाज जा रहा है, बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जा रहा है, बहन बेटियों के सम्मान के लिए शौचालय। बहुत छोटा सा काम था, कांग्रेस कहती है हमने बहुत तरक्की की देश की, एक छोटा सा शौचालय तक तो बना नहीं पाए थे आप, वो भी काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। पेंशन आज मिल रही है करोड़ों लोगों को, बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही है। इन सारी सुविधाओं को पाने के लिए गरीबों की कितनी पीढ़ियां खप गई। अधीर रंजन जी, आप तो जनता से जुड़े हुए लोग जानते हैं गांव में क्या स्थिति। आज सचमुच गांव बदल रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। आज सबसे बड़ा, मैं एक ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जो सबको इस बात पर विचार करना पड़ेगा। मैं मध्य प्रदेश में जिस सतना से आता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर कुल परिवार 4,78,741 है। मैं उसका एक कुछ चित्र दे रहा हूं, एक मिनट बस। जिनमें प्रधानमंत्री आवास अभी तक मिला है लगभग 1.5 लाख लोगों को। प्रधानमंत्री आवास प्लस में जो नाम जोड़े गए वो 73,802। उज्ज्वला गैस योजना में 2,66,255। गरीब कल्याण योजना में 2,23,142। आयुष्मान के कार्ड बने हैं 6,99,468। शौचालय बने 3,64,319। घर घर नल जल पहुंचा है 62,379। ये वो आंकड़े हैं। किसान सम्मान निधि मिली है 2,44,569 लोगों को। फसल बीमा योजना का लाभ मिला है 58,110 लोगों को। पेंशन योजना मिली 1,58,475 लोगों को। बीपीएल में नाम जो जुड़े हैं 2,93,577। ये आंकड़े इस बात के गवाह है, पहले इन गांवों में कुछ नहीं होता था। मैं कई गांवों की कहानी बता रहा हूं। 80% से ज्यादा परिवार किसी न किसी योजना के साथ जुड़ चुके। जबकि पहले जब जाते थे हम लोग गांव में, गांव वालों से पूछते थे कि आप बताओ किसी को सरकार की योजना का लाभ मिला, तो कभी एक आध दो हाथ उठते थे। आज जब जाते हैं तो कहते हैं हमें भर नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया। ये जो परिवर्तन 2014 से आज हम देख रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि देश बदल रहा है और देश के लोगों का जीवन स्तर भी बदल रहा है। जो लोग कहते हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ, मैं उनको कहना चाहता हूं कि विकास की परिभाषा को समझना पड़ेगा। सचमुच इस देश को जिस मुकाम तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाने का काम किया, असंभव था। आज कई ऐसी योजनाएं हैं जो 2024 में एकदम पूरी हो जाएंगी। कोई पहली बार ऐसी सरकार हम लोगों ने देखा है जो ये कहती है कि 2024 तक ये काम पूरा हो जाएगा। जिस काम को शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं और निर्धारित तारीख के समय पर उसका उद्घाटन भी करते, पहली बार देखने को मिला है। और मैं मानता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब घर में पैदा हुआ। उनकी माताजी पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती थी, उनके पिताजी स्टेशन में चाय बना के चाय बेचते थे। उस गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा मैं इस देश के गरीबों की जिंदगी बदल दूंगा। गांव, गरीब, किसान, ये सबसे बड़ी बात। आज उनके जीवन स्तर में जो बदलाव हुआ है वो मोदी जी के कारण हुआ है। गरीबी मिट रही है, गरीबी कम हो रही है, रोजगार बढ़ रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। और आज
भारत बहुत तेज गति से दुनिया के सामने एक मजबूत स्थिति में खड़ा है और दुनिया भारत का बहुत बहुत सम्मान करती है। मैं हरीश द्विवेदी जी के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभापति महोदय, मौका देने के लिए धन्यवाद। हरीश द्विवेदी ने जो प्रस्ताव रखे, इस प्रस्ताव को मैं विरोध करता हूं। राष्ट्रपति जी के भाषण में, महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में बहुत कुछ रहना चाहिए था जो नहीं है। जैसे यही साल में आसाम मिजोरम बॉर्डर में तनाव हुए, क्लेश हुआ कि केंद्र में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, आसाम में भाजपा की सरकार, मिजोरम में एनडीए की सरकार, उसके बावजूद आसाम मिजोरम बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और वो कॉन्फ्लिक्ट में आसाम पुलिस का 7 जवान शहीद हुआ। इसका कोई चर्चा राष्ट्रपति जी का भाषण में नहीं है। ये सरकार का, केंद्र सरकार का ये विफलता है, इसका चर्चा नहीं हुआ। राष्ट्रपति जी का भाषण में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का चर्चा हुआ। लेकिन यह सरकार में कहां सबका विश्वास रहेगा जब हरिद्वार में धर्म संसद बैठेगा और वो धर्म संसद में फैसला ले जाएगा किसी भी समुदाय के लोगों को हत्या करना चाहिए और सरकार उसका खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। कहां लोगों का विश्वास ये सरकार के ऊपर रहेगा। सिर्फ हरिद्वार का धर्म संसद ही नहीं, कभी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कभी आसाम का मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ये भड़काऊ भाषण देते हैं जिस भाषण से नफरत पैदा होते हैं। आसाम में दरंग डिस्ट्रिक्ट के गोरुखुटी में 27 सिक्योरिटी फोर्स ने दो इनोसेंट लोगों को कातिल किया। उसका जुडिशियल इंक्वायरी अभी तक नहीं हुआ और वो जो डेड बॉडी के ऊपर डांस करना, नृत्य करना, कोई किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का कल्चर में नहीं आ जो वहां हुआ था। अभी उस जो विजय शंकर बनिया उसका क्या सजा हुआ, इसका उल्लेख, इसका मेंशन राष्ट्रपति जी का भाषण में नहीं है। बात यही तक नहीं है। आसाम के मुख्यमंत्री ने क्या बोला? आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने बोला गोरुखुटी में लोगों, सरकार ने रिवेंज लिया, प्रतिशोध लिया। मैंने इसका खिलाफ दिसपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर भी सबमिट किया। अभी तो कोई इजहार और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आईपीसी 153 सेक्शन 153 और सेक्शन 153A के मुताबिक जिसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ। मैं चाहता हूं एफआईआर रजिस्टर हो। तो ये जो नफरत फैलाते हैं, जहर फैलाते हैं, जब चुने हुए मुख्यमंत्री जब चुने हुए जो केंद्र सरकार का मंत्री अगर बोलेगा गोली मार दो, तब कैसे सबका विश्वास होगा, कैसे सबका प्रयास होगा? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। सरकार ने बहुत कुछ बात चर्चा किया। इस सदन में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये पास किया। काफी लोगों ने इसका विरोध किया। आसाम में भी इसका विरोध हुआ। 5 नौजवान शहीद हुआ। ये शहीद को अभी तक, ये शहीद का फैमिली को अभी तक कुछ कंपेंसेशन नहीं दिया, उसका भी कोई उल्लेख नहीं है। आसाम का एक हिस्सा में जैसे बीटीआर, बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल रीजन, और कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ जो हिली एरिया है हमारा, उसमें ये कानून लागू नहीं है। अगर ये कानून अच्छे है तो ये जो बीटीआर और कार्बी आंगलोंग, डिमा हसाओ में क्यों ये कानून लागू नहीं है, बाकी हिस्सा में क्यों लागू है? हम लोग ये कानून का जैसे फार्म लॉ रिपील किया गया, हम लोग चाहता हूं ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इसको भी आइदर रिपील करना चाहिए, नहीं तो आसाम का कोई भी पार्ट में, नॉर्थ ईस्ट का कोई भी पार्ट में ये कानून इंप्लीमेंट होना नहीं चाहिए। केंद्र सरकार ने, होम मिनिस्टर ने जो आसाम एकॉर्ड, जो राजीव जी जब प्रधानमंत्री रहे जो एकॉर्ड हुआ था, उस एकॉर्ड में जो था केंद्र सरकार ने एक कमिटी बनाया था, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री ने एक कमिटी बनाया था। वो कमिटी का रिपोर्ट सबमिट किया। अभी तक वो कमिटी का रिपोर्ट केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट नहीं किया, राज्य सरकार ने लिया, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को नहीं पता।
सिर्फ यही नहीं, ये एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट बारपेटा, मेरा क्षेत्र, मेरा डिस्ट्रिक्ट बारपेटा, वो भी एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन क्या काम हुआ कुछ नहीं पता। एमपीज को साथ भी कुछ बात नहीं करता। ये करना चाहिए। ये आसाम के जो 6 समुदाय, 6 कम्युनिटी, इसको एसटी करने का बात था। सरकार ने कई दफा बोला, अभी तक कुछ नहीं किया। इसको जो धोखा, कितना दिन ये धोखा देगा, ये भी मैं जानना चाहता हूं। उसके बावजूद जो आसाम के और 2 समुदाय, गौरिया और कलिता, ये लोग भी जो जनजातिकरण मांग कर रहा है, एसटी डिमांड कर रहा है, ये भी सरकार कंसीडर करना चाहिए। राष्ट्रपति जी का भाषण में ट्रिपल तलाक का चर्चा हुआ, मुस्लिम महिला का अधिकार का चर्चा हुआ, ठीक है, लेकिन जो हिंदू महिला जिसका शादी हुआ, डिवोर्स में नहीं हुआ, उसको जब अगर हस्बैंड उसका ख्याल नहीं रहेगा, उसके लिए भी एक कानून बनाना चाहिए। जो हस्बैंड किसी को नहीं छोड़िए, उसका भी ख्याल रखे, उसका क्या होगा, वो कानून बनना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 एबोर्गेट हुआ, लेकिन ये एक स्टेट था, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। उसके एटलीस्ट उनको तो स्टेटहुड तुरंत लौटा देना चाहिए। वहां पे जो डिलिमिटेशन हो रहा है, पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेशन, एमपीस का रिप्रेजेंटेशन जरूर है, लेकिन जो विधानसभा का जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो डिलिमिटेशन में वो रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये ठीक नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, जो आसाम में एनआरसी हुआ, वो एनआरसी 31 अगस्त 2019 में फाइनल लिस्ट निकले, लेकिन अभी तक वो गैजेट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जो 19 लाख लोगों का नाम बाद ड्रॉप हुआ, जिसमें काफी भारतीय नागरिक भी है, उनका क्या होगा? कभी मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री बोलेगा ये एनआरसी नहीं मानेंगे, यहाँ केंद्र के गृह मंत्री बोलेगा एनआरसी हिस्टोरिक है, केंद्र सरकार बोलेगा ये लीगल है, और राज्य सरकार दूसरे कुछ बात बोलेगा। ये एनआरसी को लेकर सरकार का क्लियर पॉलिसी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कोविड का चर्चा हुआ, सरकारी पक्ष, सत्ता पक्ष काफी दावा किया, लेकिन वो गंगा में बहती हुई लाश, उसका चर्चा नहीं हुआ, वो चर्चा भी होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, थैंक यू अध्यक्ष महोदय, मौका देने के लिए। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 3 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Those in favor of please say aye. जो सदस्य विरोध में ना गए, I think the ayes have it. हवालों के पक्ष में हुआ। Ayes have it. The bill is passed.
Namaskar, hello and welcome to Sunset TV. I'm Tina Jha. You're watching House Highlights, where we'll take you through the day's proceedings in both houses of Parliament. First, the headlines. Parliament takes up discussion on the motion of thanks on the President's address. BJP leaders Geeta Shakya moves motion in the Rajya Sabha, Harish Dwivedi in Lok Sabha. Discussion on motion of thanks opens in both houses, with BJP leaders welcoming government policies, paving way for an inclusive and progressive new India. Opposition parties raise farmers' issues, question government on inflation and job creation. During question hour in Lok Sabha, Commerce and Industries Minister Piyush Goyal tells House that PLI scheme aimed at creating global champions and creating FDAs with more countries. And during zero hour in Rajya Sabha, members asked government to examine allegations of irregularities in the railways, non-technical popular categories and level 1 exams. Two days after President Ramnath Kovind spelled out the roadmap of the Narendra Modi government, the upper house took up the discussion on the motion of thanks on the President's address. BJP member Geeta Shakya moved the motion. Member Shwet Malik seconded it. Welcoming the policies of the government, they said it had paved way for inclusive and progressive new India. Floor leaders of the Trinamool Congress, the Samajwadi Party and the DMK also took part in the motion of thanks discussion in the upper house. Listen in. प्रधानमंत्री जी ने देश के पिछड़े समाज के हितों को देखते हुए संवैधानिक संशोधन कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक शक्तियां प्रदान की केंद्रीय सूचियों में व्यवस्था की गई है। आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए अनुच्छेद 366(26) के जरिए राष्ट्रीय आर्थिक व शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके लिए इन व्यवस्थाओं के कारण देश केंद्र के साथ साथ अब राज्यों में भी ओबीसी वर्ग को उनके अधिकारों को प्राप्त हो रहे हैं। चेयरमैन सर, जो एम्स है, आईआईटी है, आईएम है, ये हमारे उच्च शिक्षा संस्थान है जहां से देश का विकास हो रहा है, जहां से देश विकसित हो रहा है। आज पंजाब को 70 वर्ष के बाद पहली बार अमृतसर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मोदी जी ने दिया। आज बठिंडा में पहली बार 70 वर्ष के इनके कुशासन के बाद एम्स जो है वो बठिंडा को मोदी जी ने दिया है। आज आईआईटी पंजाब को पहली बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पंजाब को मोदी जी ने दी है। आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहली बार पंजाब को मोदी जी ने दी है। एक्सप्रेस हाईवे अमृतसर दिल्ली और कटरा एक्सप्रेस हाईवे, ये कैसे तीर्थस्थल गुरु नगरी और वैष्णो मां का जो द्वारा है उसको एक्सप्रेस हाईवे को मंजूरी दी है, जिससे अमृतसर से दिल्ली की दूरी केवल 4 घंटे रह जाएगी। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए मिलने वाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो तो छोड़िए, अरे आपकी बारी आएंगे तो बोलो, बार बार मत मुझे छेड़ो, मैं भी उतना ही गंभीर लेता हूं। सर, महंगाई, उसमें महंगाई का कोई जिक्र नहीं है, इसको कैसा कंट्रोल करने वाले। बेरोजगारी का नहीं है, किसान और मजदूर की बुरी जो हालत है और SC/ST पर जो ज्यादती हो रही है और गंभीर आर्थिक चुनौतियां जो है, ये भी उसको टैकल करने के लिए उसमें कुछ नहीं किया गया। और आज मैं ये कहूंगा कि जो मेरे पास हिसाब है उसके अनुसार भारत सरकार में करीब 9 लाख नौकरियां, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी इलाके मिलके पद खाली है।
has not addressed this growing problem of attack on time-tested institutions and authorities. Sir, in the name of economic reforms, the government has emerged as a Vikreta Sarkar, a seller's government, in as much as it has decided to sell out almost all public properties. These are PSU banks, insurance companies, and even profit-making public sector enterprises. Sir, PSU banks earned net profit of rupees 31,820 crores in 1 year, that is last fiscal 2020-2021, which is the highest in last 5 years. Sir, yet government wants to sell PSU banks to private sector, for which Banking Nationalization Amendment Act is reportedly in the offing. अगर 100 वोट होंगे तो 1000 वोट डालेंगे वो दूसरों के, और उससे सीखना ही नहीं चाहते कुछ भी। यानी पूरे देश में अब कोई अपनी नीतियों के लिए बात नहीं हो रही है, गालियां दी जाए, गुंडों की बात ही है, एक उप मुख्यमंत्री, एक मंत्री, और किस सीमा तक कैसे बात करते हैं। चित्रकूट में गृह मंत्री जी ने कहा अखिलेश कितना ही जोर लगा लें, मंदिर को नहीं रोक सकते। कौन मंदिर को रोक रहा है? कौन मंदिर को रोक रहा है? ये तो मंदिर के रुपए में चोरी कर रहे, चंदे में। अखिलेश की सरकार आएगी तो मंदिर बेहतर बन जाएगा और जल्दी बन जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी। मैं इस सदन के माध्यम से कहता हूं, The producer, see, basically 80% of the country are basically agriculturists. During the economic recession, India survived only because of two things. One is public sector and the other is agriculture sector. Even during the COVID pandemic, India had food sufficiency because of our agriculture, but you are killing it. So also the public sector. See, you are giving 5G to the private sectors, but not 4G, even 4G to BSNL and MTNL. It is a silent way of killing the public sector, BSNL and MTNL. So everyone would migrate from BSNL to the private sector when they are, of course, when everyone is living in a digital world, we are for 5G, whereas they are not even able to provide 4G. They have enough infrastructure. The infrastructure of the BSNL is being utilized by other private networks. Now we have already seen there are international reports which does not get any reflection in the President's deliberation. International report says that inequality in India has increased, widened up much during this period. More than 50% of the world's poor people belong to India. How do you address this? What is your scheme? How do you think that we can really recover these people and bring them above the poverty line? There are countries in the world who have been successful to bring all people above the poverty line, which you have no scheme to speak of. 80% of the Indian household has suffered income loss. Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu has urged members of Parliament to ensure a productive budget session. Chairman Naidu highlighted the significance of the first Parliament session in a calendar year that marks the historic 75th year of India's independence, as well as 70 years of electoral journey of free India. The chairman urged all sections to ensure the best performance for the upper house. In fact, he also reminded members that the budget session had seen 93.5% productivity last year. The first in this historic year, this August House has lost 52.10%